लास्ट एपिसोड में सिगाहीरा इनह्यूमन से सवाल करने लगता है और ईगल चिसाकी के पास चला जाता है, जिसे देख के चिसाकी अपने मन में कहता है, केंटा अब सब ठीक है, सब खत्म हो चुका है केंटा। और बताने लगता है, मुझे नहीं पता था कि चाहे वो उस इनह्यूमन से बात कर रहा था या नहीं, लेकिन वो बैटल खत्म होने के बाद वो इनह्यूमन के सामने खड़ा रहा। सिगाहीरा कहता, क्या तुम्हारा नाम भेमो था? मैं तुम्हारा याद नाम रखूंगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? भेमो कहता, मैं किसी को नहीं जानता। इससे सिगिहारा दोबारा अटैक करते हुए उसके दूसरे हाथों को काट देता है, जिससे भेमो चिल्लाने लगता है। ये देख के चिकासी भी अपने मन में कहता है, अंकल। सिगाहीरा कहता, मैं जानता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो, भले ही तुम ऐसा ना चाहो, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ठीक होती रहेगी और तुम्हारा बॉडी पार्ट रिजेनरेशन होता रहेगा। अगर हम थोड़ा समय इंतजार करें तो ये पूरी तरह से दोबारा रीग्रो हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो भेमो, मैंने एक ही झटके में तुम्हारे सबॉर्डिनेट को आधा काट दिया और किसी रीजन से ही तुम्हें जिंदा रखा है। तुमने जरूर कुछ गलत समझ लिया है। मेरा तुम्हें मार डालने का कोई इरादा नहीं है। जब तक तुम सही जवाब नहीं ढूंढ लेते, तुम्हारा दर्द बार बार दोहराता रहेगा। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, तुम कहाँ से आए हो और तुम क्या करने की प्लान बना रहे थे? भेमो कहता, हमें जो ऑर्डर दिया गया था हमने वही किया। मेरल और मैं हम स्टाइन की तलाश में थे और इस देश में आ गए। सिगाहीरा कहता, स्टीन कौन है वो? भेमो कहता, स्टीन वो ऑर्डर के खिलाफ गया और भाग गया। वो मेरी तरह एक वॉरियर है जिसे लड़ने के लिए इजाजत दी गई है। वो एक पालतू और स्टूपिड बेवकूफ है जो बोल नहीं सकता क्योंकि वो बॉस की परछाई से भी डरता है। जो बदमाश भाग गया था उसे पकड़ने का ऑर्डर था और तब मैं यहाँ आपके सामने आ गया। सिगाहीरा कहता, वो इनह्यूमन है। भेमो कहता, वो है, मैं जिस किंग का सेवा करता हूँ वो हम सबसे ऊपर है। इससे भेमो खामोश हो जाता है और कहता, ऑटोनोमस फाइटर वॉरियर पैट किंग, तुम्हें पता है वो कहाँ है ना? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ तुम आई हो। भेमो कहता, मुझे पता चल जाएगा अगर मैं समुद्र में जाऊंगा, लेकिन शायद कुल्लूक। सिगाहीरा अपने शॉट को रखते हुए कहता, भेमो मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपना बिहेवियर ठीक रखे। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं मैं तुम्हें दो टुकड़े में काट दूंगा। चिसाकी काफी हैरानी से अपने मन में कहता, अंकल। सिगाहीरा भेमो को पकड़ लेता और काफी गुस्से में कहता है, अब मेरा मार्गदर्शक बनो और मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे उसके पास ले चलो। प्रेजेंट में दानियांग और हॉरन काफी हैरानी से कहते, क्या? चिसाकी कहता, अंकल उसने इनह्यूमन से जो भी बात की थी वो अब समझा और आधी रात में वो जाने के लिए तैयार था। तभी चिसाकी कहता है, क्यों? मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। तुमने मुझे ऐसे बात की जैसे हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़े। जिसे सिगाहीरा उसे देखने लगता और कहता, चिसाकी करेंटली हमारी कैपेबिलिटीज आसमान और धरती जितना अंतर है, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे और वहाँ पे जाने के लिए तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ होगे। तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो अब जिद मत करो, मैं वापस आऊंगा जब तक मैं चला जाऊंगा। प्लीज जापान का ध्यान रखे चिसाकी। और सिगाहीरा वहाँ से एक नाव पर बैठ के जाने लगता है और चिसाकी बताता, और इसी तरह अंकल नाव को चलाते हुए समुद्र की ओर निकल पड़ा। नेजी कहता, वो गलत फैसला था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या करना चाहता था। जिस समय उसे ये एहसास हुआ कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जरूर उसे जड़ से ही खत्म करने का प्लान बना ली होगी, लेकिन उसने सिर्फ उन दो लोगों को देखकर अपना दुश्मन को कमजोर समझ लिया। वो अपनी पावर पर घमंडी था कि सोच लिया कि किसी को भी मार सकता है और इतनी बेवकूफी कर बैठा। बेवकूफ कमीना, और हंसने लगता है जिससे वो सभी हैरान होते हैं। और हॉरन भी कहता, सुन बे। चिसाकी कहता, अंकल के बारे में ऐसी बातें मत करो। नेजी उसके पास पहुँच के कहता, अच्छा। और चिसाकी कहता, माफी, मैंने कहा माफी मांगो अंकल से। ये सब कहते हुए नेजी का गला को पकड़ चुका होता है। इससे नेजी कहता है, अगर वो बेवकूफ नहीं था तो फिर सिगाहीरा के साथ क्या हुआ? मुझे जानने की जिज्ञासा है कि बाद में क्या हुआ। क्या तुम बता सकते हो? चिसाकी काफी जोरों से हंसने लगता है। दानियांग खामोश होती है और हॉरन कहता है, वो बच्चा। चिसाकी बताता, वो जगह पर जहाँ से अंकल ने छोड़ा था, मैं कई दिनों तक बिना रुके अंकल का इंतजार करता रहा। फिर एक दिन, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आके गिरता है तो ईगल होता है, जिसे चिसाकी देख लेता है और उसके तरफ आते हुए कहता है, केंटा। और बताता है, मुझे यकीन
यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। केंटा बुरी हालत में किनारे पे गिर गया और केंटा के टखने पे कुछ बना हुआ था, एक कागज का टुकड़ा जिसे मैं खोलना नहीं चाहता था। उसमें लिखा होता बी केयरफुल। तभी नेजी चिसाकी का कॉलर को पकड़ लेता और कहता ऐसा है उस बेवकूफी भरा फैसला का नतीजा वही दर्दनाक कागज का टुकड़ा था और तुम इतनी बेशर्मी से हमारी मदद मांग रहे हैं। जिसे चिसाकी सोचता है कि वो रोते हुए उन लोगों से भीख मांगने लगता है कि मेरी मदद करो। नेजी भड़कते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मुझ पर चिल्लाओगे क्योंकि तुम ऐसी भावनाओं में फंस गए हो बेवकूफ। जिसे उस बच्चे की आंखों में आंसू आने लगता है। दानियांग कहती है नेजी और हॉर्न भी कह रहा था सुन बे। नेजी चिसाकी को फेंक देता है और कहता है अब मैं इस ब्रेस्ट मिल्क की गंध को सहन नहीं कर सकता। क्या कहानी ऐसे ही खत्म होती है? यदि और अधिक ज्यादा जानकारी हो या कोई सुराग हो या कुछ और कहना है तो अभी कहो। चिसाकी कहता आइलैंड सुना है अगर जापान से दक्षिण पूर्व की ओर जाओ तो वहाँ एक ऐसी आइलैंड है जो कौवे से घिरा हुआ है और वहीं तुम्हें वो कमीने मिलेंगे जिसे वो किंग कहते हैं। फिर से हम देखते बहमो कहता मैं करूँगा, मैं तुम्हें उस आइलैंड तक ले चलूंगा, पर पहले सुपर ह्यूमन मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हमारे पहुँचने से पहले मुझे मार डालो। जिसे सिगिहिरा और चिसाकी दोनों हैरान होते और बहमो कहता है मैं स्टीन को पकड़ने का मिशन पूरा नहीं कर सका और तुम्हें उस आइलैंड पे भी ले जा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ जिंदा भी पहुँच जाऊँ तो वो जीने लायक नहीं होगा। मैं अपना बेवकूफा वाला काम के नतीजे से डरता हूँ, मुझे शांति से मरने नहीं दिया जाएगा। सिगाहिरा कहता अपने मन में वो इनह्यूमन। चिसाकी भी कहता वो क्या है। इससे सिगाहिरा नाव में चढ़ता है और कहता है क्या तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाथ पैर फिर से काट दिया जाए? मैं तय करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और रास्ता दिखाओ। चिसाकी प्रेजेंट में कहता है यही सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। मेरे पास अंकल सिगाहिरा के बारे में आपको बताने के लिए और कोई स्टोरी नहीं है। बस अंकल अभी तक वापस नहीं आए। इससे नेजी खामोश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, बेहतर होगा कि कोई उम्मीद ना रखा जाए। जिसे वो सभी नेजी को देखने लगते हैं। नेजी कहता ये बात है कि उस कागज के टुकड़े के भेजने के बाद से तुमने उससे इतनी देर तक कुछ भी नहीं सुना। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि शायद सिगाहिरा को ह्यूमन ने मार डाला होगा। इस फीलिंग को जानते हुए भी मुझे लगता था कि वो अकेला ही कुछ करने जाएगा और जैसा कि मैंने सोचा था मैंने बहुत देर कर चुका हूँ। चिसाकी सिगाहिरा को भूल जाओ, अगर तुम सच में उसके सच्चे दोस्त हो तो, और अगर तुम एक सुपर ह्यूमन हो तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अब क्या करना है। उठने का समय आ गया है। अगर बेवकूफों की तरह बैठकर रोने वाले नहीं हो तो मेरे साथ चलो। चलो अब चलते हैं। अब जापान में हमारा और कोई काम नहीं है। हम वो काम पूरा करेंगे जो सिगाहिरा नहीं कर सका, यानी कि कम से कम उसे सम्मान दिखाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हॉर्न का सुन बे, क्या हम उस आइलैंड पे जा रहे हैं? हम उन कमीनों को पंख नोच डालेंगे और उन्हें उबाल देंगे। नेजी कहता अभी तक कोई नहीं। और दानियांग भी कहती चिसाकी चलो चले। नेजी कहता इन कमजोरों के साथ हम वहाँ नहीं जा सकते। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है। और हम देखते हैं इससे प्योंगगोड के पसीने छूट रहा होता। कहता कुरो आइलैंड। और हम सुबमो मार्शल आर्ट एकेडमी को देखते हैं। रिपोर्टर कहता हम ऑस्ट्रेलिया के अपडेट के साथ आए हैं। और एकेडमी का एक मेंबर कहता वॉल्यूम बढ़ाओ। रिपोर्टर कहता फिलहाल उस एरिया में जहाँ घटना हुई थी वहाँ अनजान गहरे लाल रंग के बादल और स्मोक छाई हुई है, जिसे न्यूज सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ISSTF की अमेरिकन ब्रांच जो अभी पहुंची है कुछ भी नहीं कर पा रही। और डोजो का एक बंदा काफी हैरान कहता क्या गहरे लाल रंग के बादल, ये क्या हो रहा है? इस गंभीर हालात में अब तक कोई सुपर ह्यूमन दिखाई नहीं दिया। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहता ये बिल्कुल पिछली बार जैसा लग रहा है। मेरी सारी सेंस कह रही है ये हालात कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। रुको। और काफी हैरानी से कहता क्या क्या हो रहा है? और हमें बताया जाता पहले कोरिया बैटल के पूरा होने के 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया का सीन देखते हैं और हम गोल्डन कोस्ट जगह को देखते हैं और साथ ही ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे कोई कहता अगली रेयर स्पीसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो है फ्लूट मशरूम। ये मशरूम अपने छेद से हवा गुजरने पर फ्लूट जैसी आवाज निकालती है। एक रेयर
मशरूम है जो अब तक सिर्फ एशिया में ही पाया गया है। ये रेयर है लेकिन इतना रेयर भी नहीं कि ये सिर्फ एक लेजेंड बनकर रह जाए। इसी रीजन से जब ये मिल जाए तो इसे ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता है। और ये लेक्चर से कुछ बच्चे बोर होकर सोने लगते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि फ्लूट मशरूम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। इसका स्वाद इतना शानदार है कि स्वाद महसूस न कर पाने वाले भी ठीक हो गया और उसे लकी भी माना जाता है। उसे लक भी अच्छा मिलता है। और यही डेनफे बेलीफी है जिसके बारे में सोनाटा ने बात की थी और ये कहती है और उनसे कहती है क्या आपको लगता है ये रेयर मशरूम मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और अब अगला है तभी एक बच्चा कहता क्या तुम जानते हो कि प्रोफेसर का निकनेम वो विच है, जिसे दूसरा बच्चा कहता था विच। और पहला बच्चा कहता वो मूल रूप से साइकोलॉजी की पढ़ाई करती थी। मुझे लगता है वो सच में कमाल की है। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजें अनुमान नहीं लगाती बल्कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे हर सोच को समझ लेती है। एक अफवाह ये भी है कि वो पढ़ सकती है कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। इसे दूसरा काफी हैरान कहता क्या, तभी वो पूरा यूनिवर्सिटी हिलने लगता है जिसे बच्चे घबराने लगते और कहते ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है। लेकिन डेल्फिन एक तरफ देखती है, हम दूसरी तरफ गोल्डन कोस्ट का सीन देखते हैं, सरफेस हेवन बीच, जहाँ पे एक बंदे के पास आके कुछ गिरा होता है। हम देखते हैं ये हिंच की तरह लग रहा होता है जो पूरे बीच पे बरसने लगता है, जिसे बंदे कहने लगते क्या ये क्या बकवास है। इससे वहाँ पे भगदड़ से मचने लगती है और बंदे भागते हुए कहते ये क्या है, आखिर ये है क्या। तो कोई कहता हमें यहाँ से निकलना होगा और कुछ बंदे समुद्र में होते जिसमें से एक बंदा कहता है कुछ गिरा है बाहर, क्या ये मिट्योर है, आखिर वो है क्या चीज। और वो उसी की तरफ जाने लगता है और बताता है अब पानी से बाहर निकलो और अपने मन में कह रहा होता है आसमान से कुछ गिर रहा है लेकिन अब वो समुद्र की ओर नहीं रेत की ओर गिर रहा है। एक बंदा आवाज लगाते हुए कहता है सभी लोग अभी समुद्र तट से हट जाए, हम नहीं जानते कि गिरता हुआ चीज क्या है। तो दूसरा कहता वो तो अजीब सा है। इससे पहला वाला कहता आपका क्या मतलब है। दूसरा कहता आइए इस बारे में सोचे, पहले इतनी पावरफुल भूकंप आया था और अब आसमान से चट्टानें गिर रही है, लेकिन ऐसा लगता है गिरते हुए पत्थर किसी भी चीज पे नहीं गिरी है, जैसे लाइफ गाइड या फिर किसी लोग पर। और भी ऐसा लगता है कि कोई भी घायल नहीं हुआ है। तभी वो सभी बंदा माइक से कहने लगता है प्लीज सभी लोग समुद्र तट से चले जाए। मैं दोहराता हूँ जो भी लोग सरफेस हेवन समुद्र तट के एरिया में है प्लीज बाहर आ जाइए। दूसरा बंदा कहता वैसे क्या आप ये देख रहे हैं ठीक बीच में, क्या ये सिर्फ मैं हूँ या घर के साइज का रॉक है। और दोबारा हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। उनसे कहता क्या सब लोग ठीक है, अभी अभी क्या हुआ। फैटी कहता मुझे लगता है बाहर कुछ हुआ है क्योंकि ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं था, या शायद क्या ये सुपर ह्यूमन है, क्या कोरिया जैसी और भी फाइट होगी। दूसरा कहता मुझे ऐसा नहीं लगता, अलार्म नहीं बजा। तो एक और बंदा कहता हालांकि ये बज नहीं रहा है फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हम सभी को बाहर जाना चाहिए है ना। तभी एक बंदा काफी हैरान होता और कहता प्रोफेसर वो गायब हो गई, वो कब चली गई, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और वो भाग गई। कुछ बंदे जाने लगते कहते चलो चले, हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। और सरफेस हेवन बीच पे पुलिस आ जाते हैं, उनके अपने अंदर लेते हुए कहते हैं प्लीज तुरंत ही खाली करें, इस एरिया में एंट्री नहीं कर सकते। तो दो पुलिस वाले हिंच को देखते हुए कहते ये क्या चीज है। तो एक कहता कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो भी मैंने सुपीरियर से सुना है मुझे लगता है कि ये जैन सोनाटा नाम की ग्रेटेस्ट सुपर ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। पहला वाला काफी हैरानी से कहता ये सारे स्टोन। दूसरा कहता हाँ सिविलियंस को निकालने के बाद एरिया को खाली करे और ISSTF के आने पर हम सभी को साइड हटने का ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले वाला काफी हैरानी से कहता है ISSTF रुकिए क्या ऑस्ट्रेलिया में ISSTF फैसिलिटी है। दूसरा कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। खैर हमारे अलार्म कभी कभी बज जाते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा होना चाहिए। वो ISSTF डिस्पैच यूनिट कमीने लोग कभी कभी विदेश जाते हैं और बहुत अच्छे और शांत दिखने का दिखावा करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर वो लोग आ गए तो लगता है हमारा काम वही खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पे डेफनी आ जाती है जिससे एक पुलिस वाला उसे रोकने लगता है और कहता है ये एरिया बंद है, प्लीज यहाँ से जाइए।
डेफनी उसके स्टाफ को पकड़ते हुए उससे कहती है मुझे माफ करे लेकिन मेरे पास समय नहीं है, और ये इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है, और उसके स्टाफ को टुकड़े टुकड़े कर देती है जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। डेफनी कहती है मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, तो प्लीज मेरी सिचुएशन को समझे। और वो हिंच के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है इसे बीता एक अरसा हो गया, ये सब क्या है जेनी। लेकिन वहाँ पे एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता। फिर डेफनी कहती है लगता है तुम्हारे पास मुझे जवाब देने की भी एनर्जी नहीं है जेनी, तुम्हारी सिचुएशन को समझने के लिए मुझे तुम्हारी यादों को देखना होगा, प्लीज शांत रहे। और वो हिंच को टच करती है जिससे वहाँ से एनर्जी वेव निकलने लगता है। डेफनी सोनाटा के फाइट के और पेन के सारे यादों को देखने लगती है और वहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है। फिर वो कहती है इनह्यूमन, और कहती है जेनी और सेंट पैरल किसी अनजान जगह पर तुमने पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं सभी जीवित इंसानों की ओर से तुम्हारा थैंक्स करती हूँ। अब मुझे तुम्हें घर पहुँचाना होगा। ये हिंट जमीन में चले जाएंगे ताकि जरूरी एनर्जी ले सके। भले ही तुम जवाब ना दो लेकिन मैं समझती हूँ जेनी, चलो चले घर। और कह रहे थे मैं दोहराता हूँ सभी सिविलियंस जो अभी तक समुद्र तट के एरिया से बाहर नहीं निकले हैं, हम नाइट का सीन देखते हैं। जेनी को एक बेड पे लेटा चुकी होती है और डेफनी अपने मन में कहती है ये कितना चमत्कारी है कि इतना नुकसान होने के बाद भी तुम जिंदा हो। एक इनह्यूमन अपीयरेंस हुआ जिसे जैन भी नहीं संभाल सकी। अभी वहाँ पे एक और बंदा आता जो कहता है यो डेफनी जब तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है तो तुम इस अटारी में क्यों रहते हो, हालांकि ये भी काफी अच्छा है। डेफनी कहती है मैं इस जगह का यूज तब करती हूँ जब मैं लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, कभी कभी मैं इसका यूज वर्ड के रूप में भी करती हूँ। जिसे वो बंदा कहता है अच्छा ऐसा है, ये जर्मन स्कॉच होता है जो कहता है खैर मुझे चलना होगा, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करे, आप उदास लग रहे हैं। डेफनी कहती है जेनी मर रही है और मैं एकमात्र हूँ जो उसे बचा सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद करे स्कॉच। हम सरफेस हेवन बीच का देखते हैं जिसे नो एंट्री घोषित कर दिया जाता है, लेकिन समुद्र में से कुछ उस तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते वो इनह्यूमन होता है जो समुद्र से बाहर आने लगता है। और एक पुलिस वाला कहता है यो बडी मुझे तुम्हें फोन किए हुए काफी समय हो गया है। फोन से आवाज आता है लगभग सुबह होने वाली है, तुम अभी तक जाग रहे हो। वो बंदा कहता आज मेरी शिफ्ट थी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। फोन से आवाज आता तुम इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं जबकि कुछ लोग बस सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं, लगे रहो, ऐसे पुलिस वाला कहता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसिडेंट चुनाव नजदीक आ रही है, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या तुम्हें लगता है कि मार्कस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। बंदा कहता सर्वे के मुताबिक वही नतीजा आने का सबसे अच्छा संभावना है, वही नतीजा आने का सबसे ज्यादा संभावना है क्योंकि वो बाकी सभी जिम्मेदारी में सबसे अच्छा है। मुझे यकीन है वो ISSTF प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा, उसका रिकॉर्ड अच्छा है और इसके बारे में कोई बुरा मामला या विवाद नहीं है। और तुम क्या कोई दिलचस्प उम्मीदवार है जिसे तुम वोट दोगे। पुलिस वाला कहता खैर मैं सरप्राइज नहीं हूँ, सरकार उस आदमी पर बहुत बड़ा कर्जदार है और उसके पास JM बियॉन्ड बायो है। जिसे फोन वाला बंदा काफी हैरानी से कहता क्या फिर अगर वो सच में चुन लिया गया तो क्या होगा। पुलिस वाला कहता क्या वो चालाक आदमी नहीं है जो अपना नारा रखता है शांति और फ्यूचर की तरक्की को साकार करने वाला लीडर। तभी पुलिस वाले को भी कुछ एहसास होता है और फोन से आवाज आता वेल माय फ्रेंड, और अपने टॉर्च से एक तरफ देखता है और फोन से आवाज आता है मार्कस एक ऐसा शख्स है जिसके साथ बहस करना नामुमकिन है क्योंकि वो हर चीज में अच्छा है। अभी लाइट से इनह्यूमन काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है जिससे पुलिस वाला हैरान होता है और कहता है वो कौन है, जिससे फोन वाला बंदा भी हैरान होता है और साथ ही पुलिस वाला भी हैरानी से उसे देखने लगता है। कहता क्या फोन से आवाज आता है मैक्स क्या हो रहा है, क्या तुमने भूत देखा। मैक्स कहता है या कुछ भी नहीं है लेकिन मैं बस 1 मिनट के लिए नीचे जाऊंगा। तब इनह्यूमन उसके पास पहुंच जाता है जिससे मैक्स काफी हैरान होता है और इनह्यूमन उसे देख रहा होता है जिससे
मैक्स कहता है ये और अपने फोन को नीचे की ओर गिरा देता है। फोन से आवाज आने लगता है हेलो, लेकिन इनह्यूमन धीरे धीरे करके मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है स्टोन कहाँ है, जिससे मैक्स काफी हैरानी से कहता है क्या, और कॉल से भी आवाज आने लगता है हे मैक्स क्या हो रहा है। मैक्स भागते हुए कहता है मेरी मदद करो, लेकिन हम वहाँ पे ब्लड के छींटे को देखते हैं। कॉल से आवाज आने लगता है मैक्स, और टॉर्च नीचे की ओर जाके गिरता, तभी उस पर इनह्यूमन उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम इनह्यूमन के मुंह में ब्लड को भी देखते हैं। फिर वो शहर की ओर देखते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है। कॉल से अभी भी आवाज आ रहा था हे मैक्स क्या हो रहा है, मेरे साथ मजाक मत करो, लेकिन हम देखते हैं मैक्स मर चुका होता है। और अब फोन से आवाज आता है जवाब दो मैक्स। दूसरी तरफ देखते स्कॉच कहता है बहुत से लोग हैरान रह गए, स्टोन ने इतना नुकसान नहीं किया, लेकिन फिर भी दर्जनों अचानक ना जाने कहां से गिर पड़े और पूरा इलाका भर गया। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे जमीन में पिघलकर समा गए हो। स्टोन की ओरिजिन किसी ने नहीं सोची होगी कि नेचुरल रूप से बने होंगे। फिर ब्रिटिश सुपर ह्यूमन जैन सोनाटा के बारे में अफवाहें शुरू हुई, और अब ये ठीक मेरे सामने है, जैन सोनाटा है। लेकिन ईमानदारी से मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर होती है, क्या तुम सच में एक सुपर ह्यूमन हो डेफनी? बहुत से लोग ने तुम्हें पत्थर के करीब देखा था, कुछ पुलिस ऑफिसर ने जो तुम स्टाफ तोड़ा उसके बारे में बताया, और अब ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर विच प्रोफेसर के बारे में अफवाह सच साबित हुई है। डेफनी कहते तुम सही कह रहे हो स्कॉच, मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। कोरिया बैटल एंड हुए काफी समय हो गया है, और समुद्र तट पर जैन सोनाटा को देखने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ कि अपनी असली पहचान छुपाने का कोई मतलब नहीं है। एक खतरनाक समय आ गया है जिसे कोई नहीं रोक सकता, और अब जबकि हम सुपर ह्यूमन उनके हमले के इरादे के बारे में जानते हैं। सुपर ह्यूमन और इंसान दोनों, हमें इसके लिए जल्दी से तैयारी करनी होगी। तुम्हारा करीब दोस्त होने के नाते मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम्हें मेरे सुपर ह्यूमन होने पे अजीब लगता है या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है, तुम यहाँ से जा सकते हो और ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं पता, और हमेशा वहाँ रहे हैं। और हमारे पास ऐसी बहुत सी अच्छी यादें हैं। थैंक्स स्कॉच। इसे स्कॉच अपने पुराने दिन याद करने लगता है, तभी वो अपने घुटने पे आ जाता और हंसते हुए कहता है ये तो बहुत है। जब भी तुम्हें किसी भी चीज में मदद की जरूरत है तो तुम हमेशा मुझसे पूछते हैं और मुझे ढूंढते हैं, लेकिन अब तुम मुझसे बात काट रहे हो। क्या तुम बहुत ज्यादा मतलबी नहीं हो रहे हो? मैं बहुत नाराज हो रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दे सकता क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तो बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। जिसे डेफनी अपने मन में कहती है स्कॉच, और वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है ये उन चीजों का लिस्ट है जिनकी मुझे अभी जरूरत है। और एक बार फिर से थैंक्स स्कॉच, और बी केयरफुल। स्कॉच उसे देखने लगकर कहता हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी हम देखते हो इनह्यूमन भी वहाँ पे आ जाता है, और ये इनह्यूमन गायब भी हो सकता है। गायब मोड से वापस आ जाता है और डेफनी के घर को देखने लगता है और कहता है ऐसा लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। कल्बस नीम, जिसे कल्बस कहता है ओलोरूम, मुझे दिखाओ। ओलोरूम रेड होने लगता है, उसके पीठ भी फूलने लगता है। वो अपने मुंह से किसी को बाहर निकालता है जो कोड़ो की तरह लग रहा होता है। जैसे वो कोड़ो उस घर को देखता है उस पर जबरदस्त तरह से एनर्जी पड़ने लगती है और कहता है कमाल कर दिया ओलोरूम, अब कौवों को अपना काम करने दो।